जानना ये वो चाहता था कि प्रेम। क्या क्या कुर्मी, त्यागी, जाट और गुजर, ये चार बिरादरियां जो हैं, इसमें कोई बेचैनी है या ऐसी ही बिरादरी की चर्चा है? अगर है तो फिर ये जो मिशन 80 है, मिशन 80 क्या है? उत्तर प्रदेश से ही इस बार केंद्र की सरकार तय होनी है, इसलिए कि बाकी राज्यों की जो रिपोर्ट्स हैं, जो खबरें हैं, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट है, कमी आई है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा है या ऐसे ही सिर्फ चर्चा में हो रही है? पुष्पेंद्र जी। तो तमकीन साहब को, सुशील जी और प्रोफेसर राठौर आज हमारे साथ शो में हैं। सबको नमस्कार। सुशील जी ने अच्छे शब्दों में एक देश की तस्वीर पेश की, लेकिन शायद हम यूपी पर ज़्यादा बात करना चाहते हैं, जो कासिम साहब के सवालों से मुझे लग रहा है और जिस तरह इस शो को हम करते हैं। तो देखिए, दो तीन बातें हैं। सुशील भाई शायद बाद में अपनी राय देंगे मेरी बातों पर। अगर हम याद करें तो 90 से चीज़ें चेंज हुई। पहले जो वोटर कांग्रेस का था, टोटल कांग्रेस का था 52%, पिछला भी लगभग सारा ही, कुछ बीजेपी में शिफ्ट हुआ, फिर मंडल का मंडल से होते होते कहाँ चला गया सब जानते हैं। सवाल ये नहीं है कि उनमें बेचैनी है या नहीं है। जैसा अभी दुबे जी कह रहे थे, फलाना अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, हुआ क्या, ये क्यों हुआ? हुआ ये कि उस मंडल के बाद से जो फॉर्मूला आया ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, उसने ऐसे नेता पैदा कर दिए। और जब पैदा कर दिए तो उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई। अगर नेताओं की आकांक्षाएं बढ़ी तो उस बिरादरी की भी आकांक्षा बढ़ी, और सबको सत्ता में भागीदारी का जो मोह है वो जाग गया। सिर्फ हित नहीं है, सत्ता में हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए ही चाहिए। तो होगा ये कि वो जो बेचैनी है, जैसे त्यागी समाज की जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमने आपसे इशारतन कहा था कि इसमें वो लोग ज़्यादा हैं जो सत्ता की रेवड़ी इस समय नहीं खा रहे। उस आंदोलन की अगुवाई ऐसे लोग कर रहे थे। जाट समाज की बात करें तो जाटों का जैसे रहा है, ज़्यादातर बीजेपी पे रहता था, लेकिन पिछली बार किसान आंदोलन के बाद से रालोद के पास वो वापस आना शुरू हुआ, और सपा ने जब गठबंधन बनाया तो मुस्लिम जाट गठजोड़ बना। अब अगर हम बात करें बिरादरियों की तो करीब 52% पिछले वोट हैं पूरे यूपी में। क्या एक मुश्त किसी को मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, सब बंटने लगे हैं। जाटव जो कोर वोटर है बीजेपी का, वो भी बंटने लगा। सारी जातियां बंटने लग गई, नेता अलग अलग हो गए। अगर ओम प्रकाश राजभर इधर हैं तो दूसरी पार्टी ने एक दूसरे राजभर नेता को खड़ा करना शुरू किया। इसी तरह कुर्मियों में भी, ताकि उनमें बंटवारा होता रहे। अखिलेश यादव के साथ में अब पता नहीं क्या होगा आगे चल के। 11% यादव हैं पूरे यूपी में। अगर शिवपाल यादव कुछ उसमें से हिस्सा लेंगे तो होगा ये कि वो हरा पाएंगे अखिलेश को, जिता पाएंगे दूसरे को, ये नहीं हम कहते, लेकिन वो हराने की कुवत रखते हैं। इसी तरह से सारी जातियां जिनकी हमने बात की है, अगर ये लामबंद हो जाती हैं तो चाहे कोई 10 जिलों में है, कोई 12 जिलों में प्रभावी है, कोई 11 में प्रभावी है, कुछ कुछ अन्य क्षेत्रों में है, ये क्या है कि ये जिता ना पाए पर हराने में कामयाब होंगी। तो जो आपने आज का हेडिंग दिया था शो का कि वो 80 में ये स्पीड ब्रेकर, वो बहुत सटीक हेडिंग है। वो जो रोड़े हैं, जो अवरोध हैं, जो बैरियर्स है, या जिन्हें हम स्पीड ब्रेकर का नाम देते हैं, ये स्पीड ब्रेकर हैं। और किसी भी चुनाव से पहले ऐसा होता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर 80 का टारगेट लेके चलती है तो वो 80 बिंदुओं पर विचार भी कर लेती है, और वो ये भी जानती है कि इन अवरोधों को, इन स्पीड ब्रेकर से कैसे पार पाना है। वहाँ स्पीड धीरे करनी है, शॉकर सही है या नहीं है गाड़ी का, वो सारी बातें जानते हैं। और धीरे धीरे देखिए ना, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर को आप सुरक्षा दे देते हैं, सब दे देते हैं। आप इशारे समझिए कि उन्हें उनकी तैयारी पूरी है। हाँ, इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन से नीतीश का जो घटनाक्रम बिहार में हुआ, उसके बाद पूरे देश में एक ये बात फैली और ये जाग हो गई कि साहब ये गठबंधन खड़ा हो सकता है विपक्ष का, और ईडी और सीबीआई के डर के बावजूद विपक्ष जो है अपनी बातें कह सकता है। उससे यहाँ पर कुर्मी ऑफ कोर्स उन्हें भी एक नायक के रूप में दिखाई देते हैं, अपनी बिरादरी के भाई नीतीश जी हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक झंडे तले कौन लाएगा? छितरे हुए वोट रहेंगे, इकट्ठे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे।
और भारतीय जनता पार्टी क्या उसे उन्हें खुला छोड़ देगी छुट्टा? ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो अपनी क्षतिपूर्ति के लिए उनमें और नेता खड़े करेगी। किसी को कुछ पद से नवाज दिया जाएगा, अभी 1.5 साल बाकी है, किसी को कहीं दिया जाएगा, कुछ पैरेलल ताकतें खड़ी की जाएंगी। तो ये बीजेपी करती रहेगी। हाँ, आज की तारीख में अगर आप पूछते हैं तो परेशानी का सबब जरूर है वो, लेकिन कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर है, सिर्फ एक ईंट रोड़े की तरह है या बड़ा एक स्पीड ब्रेकर है, ये हमें समय के साथ पता चलेगा जब सक्रियता लोगों की बढ़ेगी। हाँ, ईंट रोड़े हैं, परेशानियां हैं, त्यागियों को लेके भी है, जाटों को लेके भी है, और दूसरी बिरादरियों को लेके भी है। गुजर भी कहीं कभी ढुलमुल हो जाते हैं, लेकिन जब हम नतीजा देखते हैं तो सारे बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। अभी भी त्यागी समाज का आंदोलन चल रहा है, लेकिन जब मैं त्यागी समाज के लोगों से बातचीत करता हूं तो वो ये कहते हैं, अरे थोड़े से लोग बैठे। ये त्यागी समाज के लोग कह रहे हैं, दूसरे नहीं कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बेचैनी, बहुत परेशानी बीजेपी के लिए नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी होगी, कुछ त्यागी नाराज होंगे, हो सकता है महेश शर्मा का टिकट काट के दे दें, वो कहते को अब सब ठीक हो गया, अच्छा भैया अब सब ठीक हो गया। ये छोटी छोटी चीजों को बीजेपी बड़ी आसानी से मैनेज कर लेती है, जिन्हें वो कर भी लेगी। और जो उदाहरण सुशील भाई ने सतपाल मलिक का दिया, वो तो सुशील जी बिल्कुल आइडियल पिक्चर है राजनीति की। अगर हम आदर्श में चले जाए ना कि सब प्रजातंत्र में ऐसा होना चाहिए, ये विचार है, तो वो नेता नहीं है, वो जनता नहीं, वो वोटर भी नहीं है। वो जनता और वोटर भी तो वो नहीं है साहब कि वो आदर्श को वोट दे रहे हो। वो तो खलनायकों को भी वोट मिल रहे हैं और उन्हें भी वोट मिलते हैं जो दागी होते हैं, लेकिन वो किसी के लिए हीरो बन जाता है। तो ये तो हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य हो गया है। जो 2014 और 19 की बात होती है कि इतना वोट भारतीय जनता पार्टी का था, क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी उतने वोट पर खड़ी हुई है? क्या ये जो नाराजगियां हैं इसमें कोई घटाव और कोई वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई घटाव होगा या कोई कामयाब होना होगी? क्या नीतीश कुमार कामयाब होते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं अपनी बिरादरी उसमें? एक तो साहब सुशील भाई ने बहुत रोचक बना दिया वार्ता को और आनंद आया बातचीत में, और बातें उनकी एक अलग अंदाज में उन्होंने बातें कही हैं। तमकीन भाई ने भी अपनी बात कही, लेकिन आपके सवाल के जवाब से पहले एक कमेंट जो प्रोफेसर राठौर साहब ने उसे नाम दिया, आपकी और हमारी चर्चा होती रही बहुत, हर बार हम लोग ये कहते रहे कि बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है। इसको उन्होंने एक अच्छा नाम दे दिया, चुनावी मशीन, है ना। तो अब आपका मुकाबला है चुनावी मशीन से। जो आप कह रहे हैं कि वो 40 सीट कम हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी, इतनी वार्ता है। 2022 का भी चुनाव देखा, 14 देखा, 7 देखा, 9 देखा, 2012 देखा, यूपी के भी देखे, लोकसभा के देखे। तो आकलन और अनुमान अभी तो बहुत ही जल्दी है, पहली बात, और हमें इससे बचना भी चाहिए। मेरा ख्याल है हमें इससे बचना भी चाहिए। अगर आप वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये नीतीश की बात या कांग्रेस की भारत यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई, अगर मैं ईमानदारी से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो विपक्ष के पास जो है उसे सहेजने के लिए जरूरी है। आगे बढ़ने की बात तो दूर है, अभी तो उसे सहेज कर रख लें, वही बहुत है। बीजेपी 80 का टारगेट कर रही है ना, तभी तो हम आज 80 पे बहस कर रहे हैं ना। और एक नज़र में हमें उनका ये नारा मुमकिन भी लगता है। हम इसे असंभव नहीं मान रहे थे जब हमारी अब पहली बार बात हो रही थी कि ये हो सकता है। अगर एटा मैनपुरी की बेल्ट को भी देख लें और वहाँ शिवपाल यादव निकल जाएं तो क्या क्या गारंटी है कि वहाँ कोई सीट जीत पाएगी सपा? फिर तो वो बेल्ट साफ हो जाएगी। इधर हमें पता ही है सीट साफ है पश्चिमी यूपी में, उधर एक सोनिया जी की सीट बचती है, कुछ और सीटें बचती हैं पूर्वांचल की। अगर बिरादरियों में सेंध लगाई तो 80 का टारगेट पूरा कर ले जाएंगे। आज की तारीख में तो विपक्ष को अपनी पहले सीट सहेजनी है, उसके बाद ग्राफ ऊपर उठाना है। उस ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए जैसा राठौर जी कह रहे थे कि आपको उसी तरह से कनेक्ट बनाने पड़ेंगे, उसी तरह से काम करने पड़ेंगे। अभी तो संगठन ही नहीं है। अगर आप देखें भाई, नीतीश जी का तो यहाँ कोई, जदयू का कोई ऐसा संगठन नहीं है। चलिए मान लीजिए वो अखिलेश जी के भरोसे, दूसरों के भरोसे चलेंगे। कांग्रेस के संगठन की क्या स्थिति है आपको मालूम है। बहुत से मतदाता तो इसी दुविधा में रहते हैं कि हमारा वोट गड्ढे में ना चला जाए, इसलिए कांग्रेस को नहीं देते। वो देना चाहते हैं पर इसलिए नहीं देते। इसी तरह से एक दुविधा जब आती है मतदाता में, जैसा अभी बात हो रही थी
कि बाद में पिछड़ों ने सोचा चलो यार बीजेपी से ही आजमा लेते हैं। तो आदमी इसी तरह से विचार करता है चुनाव के समय पे कि किसे अच्छा मानूं किसे खराब मानूं। तो मुझे आज की तारीख में बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होता नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, बिहार के घटनाक्रम से और राहुल गांधी की यात्रा से विपक्ष में एक एनर्जी आएगी, तो जो निर्जीव पड़ा है, जो सुषुप्त अवस्था में है, वो थोड़ा जागृत दिखाई देने लगेगा चुनाव से पहले। उसके साथ साथ उन्हें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बीजेपी के लिए स्पीड ब्रेकर है तो उनके लिए कोई लैंडस्लाइड ना आ जाए, कोई भूस्खलन ना हो जाए, कोई बड़ी आफत ना आ जाए, ऐसी चीज ना आ जाए कि ऐसा राष्ट्र प्रेम जागे कि महंगाई और सारी चीजें दरकिनार हो जाएं। तो इतना समय भी है, तो इसलिए अनुमान नहीं लगाना चाहिए, बल्कि विपक्ष को तैयारी करनी चाहिए मुद्दों की और विचारधारा की, जैसे तमकीन भाई कह रहे थे। और मैंने भी बार बार कहा कि जब आप नैरेटिव ही सेट नहीं करते, किसी नैरेटिव पे आपका स्टैंड क्लियर नहीं होगा, तो आपका वोटर कैसे, आपके पास वोटर कहीं से आएगा? या वो 80-20 की समीकरण को आप तोड़ेंगे कैसे? अगर बीजेपी ने सबको हिंदू बना दिया है, यादव भी हिंदू हैं, जाट भी हिंदू हैं, और कोरी भी हिंदू है, कुर्मी भी हिंदू है, तो वो जो डिजाइन की बात हो रही है, वो डिजाइन तो वह मचला गया। अगर वो सारे हिंदू हो गए हैं 2014 के बाद और पहले वाले, तो फिर आपकी लड़ाई तो विपक्ष की और तगड़ी हो गई ना, और ज्यादा मजबूती से आपको करना पड़ेगा, कुछ मुद्दे तलाशने होंगे और एक ऐसी आइडियोलॉजी पेश करनी होगी कि आपके पास बीजेपी का कुछ वोटर टूट के आए। जब तक वो टूट के नहीं आएगा तो क्या होगा? अब ये त्यागी समाज है, आरएलडी और सपा ने कोशिश तो करी है, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई लाल टपक रही है कि शायद ये लो हैंगिंग फ्रूट्स जिसे कहते हैं वो उन्हें पार्टियों को लगा और वो उन्होंने वहां जाके दस्तक दे दी। लेकिन क्या वो रोज उनके साथ खड़े हैं? नहीं। तो भूल जाते हैं, किसी इश्यू को लगातार नहीं चलाता विपक्ष, वही का वही खत्म हो जाता है, इसलिए बीजेपी को फायदा मिलता है। तो ये इश्यूज हैं, चाहे वो त्यागी समाज हो, कुर्मी समाज हो, हर एक में बेचैनी है, लेकिन वो सत्ता में हिस्सेदारी की बेचैनी है। तो अगर बीजेपी उन्हें सेटिस्फाई कर लेगी तो नाराजगियां दूर हो जाएंगी, और ऐसा कोई बड़ा बदलाव इन बिरादरियों के आज की स्थिति में नहीं है कि मैं कह दूं साहब पूरा त्यागी समाज बीजेपी से नाराज है या पूरा जाट समाज जो है वह चला गया। तो स्थितियां लगभग वैसी हैं कासिम भाई। इसमें जरूरत है कि आग कौन लगाएगा। अगर ये आग लगातार लगे, ये नहीं कि आज आपने दिया और फिर चुप बैठ गए ना, अगर ये लगातार नीतीश किसी विचार को लेके आएंगे, चाहे वो सामाजिक न्याय का ही विचार हो, लेकिन वो जनता तक पहुंचे तो सही, अगर उसकी कोशिशें होंगी तो बीजेपी को खतरा दिखाई देगा या नुकसान होगा। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, कोई खतरा, मुझे बड़ा खतरा दिखाई नहीं देता।